तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और वैसे ही रहा कीजिए। सो आज आज की वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे मैथ्स का जो टर्म 2 में आ सकता है, आने वाला है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 एनसीईआरटी का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी क्या चैप्टर, इसके क्या यूजेस है, वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। बेसिकली एक इंट्रो वीडियो है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि कैसे हम लोग, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या यूजफुल हो सकता है, और ये चैप्टर के मेन क्या है, इसके यूजेस क्या है, ये सब जो मेजर चीजें हैं हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्या मेजर चीजें हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, चैप्टर 8 जो था, है ना। अब यहाँ पर एप्लीकेशन समझेंगे। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के पहले वाले चैप्टर में कुछ कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन जिसमें हमको प्रूफ करना था। प्रूफ दैट साइन कॉस ऐसा ऐसा इक्वल सेक थीटा, ये टैन थीटा, ऐसा सब प्रूफ के क्वेश्चंस। अब इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि एप्लीकेशंस मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका बेसिक यूज क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, कोई भी रोल में। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसका बेसिक एप्लीकेशंस क्या है हमारे लाइफ में। उस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब एक तरह से केस स्टडी क्वेश्चन जितने भी हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, है ना। जैसे अब फॉर एन एग्जांपल, वेट, है ना, फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लियर दिस ऑल। ओके, नाउ अब जैसे कि मान लो कोई एक टावर है ना, टावर है। अब देखो, ये मान लो ए बी एक टावर है। तो ऑब्वियसली, एक मिनट में को इसको एकदम करेक्ट बनाने दो, हाँ सीधा। एक ए बी एक टावर है ना। अब एक टावर का बेस भी होगा, है ना। बेस मान लो ये बी सी है, एक टावर है, बी सी एक बेस है उसका, और ए बी जो है वो हाइट है उस टावर की। ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, है ना। अब अगर मान लो कोई को ज्वाइन कर ले, तो बेसिकली एक एंगल बना रहा होगा, है ना। और जो ए बी एक टावर है वो बेस से परपेंडिकुलर होगा। टावर हमेशा एकदम सीधा खड़ा होता है ना। जो भी टावर होता है, इट विल ऑलवेज स्टैंड थ्रू परपेंडिकुलर, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर हो, तो जो एंगल बी होगा वो होगा 90 डिग्री। अब एक एंगल इस ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा, विच मीन्स ये ट्रायंगल का फॉर्म बन रहा है ना, विच मीन्स ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, जिसकी वजह से ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये 90 डिग्री होगा, है ना। आप ये मान लो कि जो भी चीज बेस से, मतलब जमीन से कुछ चीज अगर आप खड़ा किए हो किसी चीज को, तो ऑब्वियसली हमेशा 90 डिग्री होगा। कुछ कुछ जगह में ऐसे हल्का सा टिल्टेड रहता है, लेकिन मेजरली 90 डिग्री में ही कोई बिल्डिंग हो गई, कोई भी टावर वगैरह हो गया, है ना, कोई भी फ्लैग वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें ना एकदम 90 डिग्री हमारे बेस से खड़ी रहती है। विच मीन्स ये कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है जिसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना। ये अब समझ आ गया। अब यहाँ पर ये तो पता चल गया 90 डिग्री है। अब ये एक राइट ट्रायंगल है और एक एंगल भी फॉर्म कर रहा है, मान लो ये 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना। 60 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल होगा? ये 30 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, ये 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये इसका जो रेशियो होगा, है ना, वो इससे मैच खाएगा। मतलब जितना ये एंगल होगा उसके हिसाब से जो रेशियो होगा वही उसकी ये जो हाइट होगी वो उसको बताएगा, और ये बेस भी बताएगा। अगर ये निकल गई, है ना, तो हम लोग इस रेशियो से इसका बेस निकाल सकते हैं, इसकी हाइट निकाल सकते हैं। मतलब मेजरली अगर कोई भी ट्रायंगल होगा, जैसे कोई भी ट्रायंगल है ना, और उसे वो कोई भी एंगल फॉर्म कर रहा है, तो जो एंगल फॉर्म कर रहा है, तो जो उसकी हाइट होगी, बेस होगी, वो हमेशा एक स्पेसिफिक रेशियो से बढ़ेगी। जो भी स्पेसिफिक रेशियो होगा उससे बढ़ेगी, है ना। जैसे 90 डिग्री है तो ये 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, है ना। तो बेसिकली ये जो √3/2 एक तरह का रेशियो है, जिससे हमें जो भी क्या कहते हैं, जो भी हाइट और बेस है, या जो भी परपेंडिकुलर वगैरह है, ये सब एक स्पेसिफिक रेशियो से बढ़ेंगी, है ना। जैसे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक टेबल था हमारे पास, ये रहा। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जैसे साइन है तो बेसिकली ये सब रेशियोज है।
तो ये जो भी रेशियो, जैसे अगर मैं साइन की वैल्यू लूँ तो 1/√2, है ना, तो ये सब ना एक रेशियो के फॉर्म में, जो हाइट है, परपेंडिकुलर है, बेस है, अगर साइन ले रहा हूँ तो P/H यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये एक स्पेसिफिक रेशियो से अपना बढ़ेंगे। तो एक बार रेशियो मिल गया और उनमें से कोई भी एक चीज मिल गई, तो ऑब्वियसली हम लोग जो दूसरी चीज है वो निकाल सकते हैं, जैसे 1/√2 इक्वल 60/x, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोग ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, विच इज x इक्वल 60/60√2, 60 × √2। तो इस तरह के फॉर्म्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसको हमको सॉल्व करना रहता है। अब कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह, वो सब। सो देखते हैं। देखो मान लो, वो पहले तो ये जो लाइन है वो पढ़ो। The line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. The angle of elevation of the point viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object. So मैं इसको समझा देता हूँ। लाओ, देखो ये एक तरह का वही है ना। ये एक तरह का ट्रायंगल फॉर्म अभी नहीं किया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल से ज्वाइन करूंगा तो बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, या कोई सा भी ट्रायंगल, है ना, कोई सा भी ट्रायंगल फॉर्म करेगा, है ना। तो अब देखते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक गर्ल है ना। अब जो गर्ल है उसकी वो हमेशा अगर कभी सीधा देखेगी तो कौन सी लाइन ऑफ साइट होगी, ऑब्वियसली उसकी आंख से, है ना। हम लोग उसके पैर, जमीन से जो भी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एक ऐसी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन, जिससे पता चलता है जो ऑब्जर्वर है वो किस पॉइंट पे व्यू कर रहा है, क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझने के लिए, है ना। ये होता है लोग, है ना। जैसे ये ऑब्जर्वर है ना, जो ये गर्ल है ना। अब इसके बेस से, इसके पैर से कभी भी मैं लाइन ऑफ साइट नहीं बनाऊंगा, इसके पैर से मैं कभी भी लाइन ऑफ साइट नहीं बनाऊंगा, मैं इसकी आंखों से लाइन ऑफ साइट बनाऊंगा, है ना। जो ये है, इसके एक हॉरिजॉन्टल लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हॉरिजॉन्टल लेवल मुझे इसकी आंखों से बनाना पड़ेगा, ताकि ताकि हमें पता चल सके जो ये ऑब्जर्वर है ये किस साइड देख रही है, क्वेश्चन को एक इजीली अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में लाने के लिए, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, काइट। अब ये जो लड़की है ये अपना सर थोड़ा ऊपर करेगी, है ना, क्योंकि काइट ऊपर उड़ रही है, तो अपना सर ऊपर करेगी, फिर वो उस ऑब्जेक्ट को देखेगी, है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल जो हमने बनाया और जो लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है ना। आई रिपीट, एक तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएगी जिससे पता चलेगा किस लेवल पे वो देख रही है लड़की, उसके बाद वो ऊपर देखेगी जैसे काइट है, तो एक एंगल बनाएगी ऊपर, है ना। और जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और जो एंगल है, एंगल ऑफ साइट, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेट, जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आ गया। एक बार आप लोग एक डायग्राम, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डायग्राम और ये जो पैरा है ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, हॉरिजॉन्टल और लेवल है। और एक अगर एक ऑब्जेक्ट है तो लड़की ऊपर जब देखेगी तो हॉरिजॉन्टल लेवल और जो ऊपर देख रही है, तो इसके सर और जो इसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल ऑलरेडी ड्रॉन है, उसके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा होगा, वही एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ए, जिसको स्मॉल एंगल ए से भी हम लोग डिनोट करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसी तरह एक और एंगल होता है, वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सेम है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन में हम ऊपर देखते थे ना, एंगल ऑफ एलिवेशन में ये ऊपर देख रही है इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। वही सेम चीज होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन में। अगर वही लड़की नीचे देखे, है ना, वही लड़की नीचे देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ से भी बनेगा, है ना। अब ये जो लड़की है ये नीचे की तरफ देख रही, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड फ्लोर में है ना, घर के सेकंड फ्लोर में, और नीचे एक ऑब्जेक्ट है, तो नीचे चीज को देखने के लिए इसको अपना सर झुकाना पड़ेगा। तो जब नीचे झुक रही है तो एक ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल लेवल और एक एंगल ऑफ, और जो ये देख रही है ना, जो लाइन ऑफ साइट है उसकी, उन दोनों के बीच में एक एंगल हो रहा होगा। पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो क्या था, ऊपर बन रहा था इसके, लेकिन इस बार क्या बन रहा है, इस बार जो एंगल है
वो नीचे बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये सेम, आई रिपीट, पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, नीचे एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लड़की नीचे झुक रही है, मतलब एक लाइन ऑफ साइट जो है वो इस बार नीचे बन रही है। तो इस बार भी एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच। तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको स्मॉल डी से भी नोट किया जा सकता है ना। या तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन पूरा लिख सकते हो, है ना। शॉर्ट फॉर्म के लिए स्मॉल डी यूज करते हैं। तो ये चीज होती, एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया और एक एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, है ना। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जब जब चीज हम लोग ऊपर देख रहे हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है, यानी अप साइड जो हम लोग देखते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब चीज हम लोग नीचे देख रहे हैं तब जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो इसका एक इजी मेथड है समझने का, कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर होता है कि नीचे होता है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान देना जब भी हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो जनरली हमारा जो सर है वो शुक डाउन रहता है, हम लोग नीचे झुकते हैं, हमारा कुछ करने का मन नहीं रखता, हम लोग नीचे ही रहते हैं, मतलब ज्यादा हमको वो सर उतना ऊपर उठ के हमको उतना मन नहीं करता, है ना। ये ह्यूमन नेचर है। तो समझ लो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी डिप्रेस्ड है, वो डिप्रेस्ड है तो जनरली नीचे देखती रहेगी इधर उधर, यानी कि नीचे देख रही तो डाउन है। अब वही एंगल ऑफ एलिवेशन बचा, अगर वो डाउन है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर होगा। तो ये जो बेसिक टर्म था ये हम लोग समझ ले कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल वगैरह ऑब्जेक्ट, है ना। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कब फॉर्म होता है, जब चीज हम लोग ऊपर देख रहे हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब फॉर्म होता है, जब चीज हम लोग नीचे देख रहे हैं। तो ये जो बेसिक टर्म्स थे ये आपने समझ लिए। अब जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब आगे वाली वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे कि हमें पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है, चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट ये चैप्टर 8 में ऑलरेडी गिवन है, फिगर 8.1 में, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। या और यहाँ आप देखो जो भी है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी दिए एकदम बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। शायद आपको ऑलरेडी पता हो क्योंकि इसका एग्जाम हो चुका है टर्म 1 में, है ना। तो ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आप लोग एकदम बाय हार्ट याद कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से जो सबसे है वो है टैन थीटा का। टैन थीटा के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कि टैन से ज्यादा, सबसे ज्यादा टैन 60, टैन 30, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिकली पूरा इंपॉर्टेंट, लेकिन टैन थीटा का आप लोग प्लीज याद कर लेना था। अगर टैन याद हो गया तो कॉस साइन कॉस हो जाएगा, है ना। तो ये तो टैन थीटा का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला रेशियोस, तो आप लोग इसको एकदम बाय हार्ट याद कर लो कि टैन थीटा की बेसिकली वैल्यू क्या है। एक बार आप लोग ये वीडियो एक बार पूरा अच्छे से देख लो, चैप्टर रीड कर लो, है ना। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग एकदम समझ लो ताकि आपको जो चैप्टर है पहले तो एकदम अच्छे से समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ गया आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए इस चैप्टर के लिए, है ना। आई होप दैट यू नो मच अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के पता होना चाहिए, और एंगल ऑफ एलिवेशन आप समझ लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने समझ लिया, है ना। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये भी आपने समझ लिया, इसका टैन थीटा बहुत स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे रेशियोज भी। तो ये सब आप एक बार अच्छे से देख लो, आपको एकदम ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है वैसे, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा चैप्टर को। तो इस वीडियो के लिए यहाँ तक के ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।